जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो मैं हिंदी से लेकर आया हूं। और ये मेरा हिंदी का पहला वीडियो है इस चैनल पर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लगभग 50 प्रश्न इसमें होगा। फिर इसका रोज मैं 50 से 60 प्रश्न डालूंगा। और अगर आप कमेंट कीजिएगा कि मास्टर वीडियो चाहिए तो 400-500 प्रश्न मैं डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। सबसे पहले जो सवाल है, अवधी बोली का कवि इनमें से कौन सा है। तो देखिए, अवधी बोली का कवि जो है वो है जायसी। कौन सा है? जायसी। चलिए, ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। और दूसरा सवाल है, संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है। देखिए, संविधान में अंकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप स्वीकृत है, याद रखिएगा। अगला है, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो देखिए, हिंदी को जो है भारत की राजभाषा जो घोषित किया गया है वो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। और धारा 343 के अंतर्गत घोषित किया गया था, याद रखिएगा, अनुच्छेद 343। चलिए चलिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से किस देश में हिंदी बोली जाती है। तो फिजी में हिंदी बोली जाती है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें से हिंदी का कवि कौन है। तो हिंदी का कवि इनमें से कौन है। तो इनमें से हिंदी का कवि है अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। इसका आंसर 1800 ईस्वी है। एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती। तो देखिए, इनमें से हिंदी जो है वो आपका म्यांमार में बोला जाता है, सूरीनाम में बोला जाता है, मॉरिशस में बोला जाता है, लेकिन रूस में बोला नहीं जाता है। चलिए, मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। मानक हिंदी जो है ना, जिसको हम लोग मानते हैं, वो मानक हिंदी कहलाता है। तो मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो मानक हिंदी के अंतर्गत लगभग 25 बोलियां हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल। अगला है, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही। तो देखिए, काव्य भाषा के पद पर सबसे ज्यादा ब्रज भाषा की बोली प्रतिष्ठित रही। बोली किसे कहते हैं? जो कम लोगों के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है वो बोली होता है। और जो ज़्यादा लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ी क्षेत्र में बोला जाता है वो भाषा होता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। हाँ, आपको ये वाला याद रखना। देखिए, अवधि जो है, ठीक है, इसमें अवधि जो है कहाँ बोला जाता है। भोजपुरी, कन्नौजी, मेवाती, आपको बताना है। देखिए, अवधि, भोजपुरी, कन्नौजी, मेवाती कहाँ बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए मैं लगा देता हूँ, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी है। अवधि जो है पश्चिमी हिंदी कहते हैं। भोजपुरी जो है वो क्या हो जाएगा? भोजपुरी, भोजपुरी हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। कन्नौजी जो हो जाएगा वो आपका बिहारी हो जाएगा। और मेवाती राजस्थानी हो जाएगा, याद रखिएगा। इस तरह का सवाल आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो आपका लगभग 5 बोलियां हैं, याद रखिएगा। चलिए, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस, याद रखिएगा। संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है। तो संविधान ने भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया। किसको घोषित किया? हिंदी को, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इनमें जो है, इनमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, ये कथन गलत है। ठीक है। अब हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? देखिए, हिंदी के अंतर्गत जो है ना, हिंदी के अंतर्गत आपका 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां, याद रखिएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है, ये सत्य नहीं है। ये सही सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये सत्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बिना स्वर का व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता।
चलिए, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए, अगला सवाल है, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? ऊष्म ध्वनि, तो ऊष्म ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो देखिए, ऊष्म ध्वनि जो है इनमें से मूर्धा स्व है, यानी ऊष्म ध्वनि से मुंह से जब ऊष्मा निकलता है, उसमें गर्म हवा निकलता है, तो उसको ऊष्म ध्वनि कहते हैं। चलिए, बोलते समय इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन जो है इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। री को संयुक्त व्यंजन नहीं कर सकते हैं। हेक्ष है, स्र है, त्र है, लेकिन री को संयुक्त व्यंजन नहीं कहेंगे। चलिए, आगे सवाल है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये पहाड़ी वर्ग की नहीं है। गढ़वाली पहाड़ी बोली है, नेपाली पहाड़ी बोली है, कुमाऊनी पहाड़ी बोली है, कोंकणी पहाड़ी बोली नहीं है। तो चलिए, इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ढ़ मूर्धन्य नहीं है। चलिए, मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती जो है किस वर्ग की बोली है? देखिए, एकदम इजी आंसर है, राजस्थानी की बोली है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से आयोगवाह कौन सा है? इनमें से आयोगवाह जो है कौन सा है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। सवाल है, भाषाओं को प्राचीन से नवीन के क्रम में संयोजित कीजिए। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है, ये सवाल आएगा ही आएगा एग्जाम में। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका सबसे पहले हो जाएगा आपका संस्कृत से पाली बना, पाली से प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश बना। याद रखिएगा, क्या हुआ? पहले संस्कृत भाषा थी, उससे पाली भाषा बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बनी। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, आगे क्या है? आगे है, हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? तो देखिए, हरियाणवी बोली का जो क्षेत्र है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरियाणा। चलिए, अगला सवाल चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें जो कथन है वो कौन सा असत्य है? तो देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त औष्ठ्य व्यंजन है, ये कथन असत्य है। हेक्ष संयुक्त व्यंजन है, ये सही है। फ औष्ठ्य व्यंजन है, फ जब बोलते हैं तो दोनों जो हमारा होंठ है ये आपस में सटता है, ठीक है, तो उसको औष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। और तालिबी श जो है उसमें उसमें व्यंजन है, क्योंकि इसको जब बोलते हैं तो गर्म वायु हवा मुंह से निकलती है। और त जो है, त औष्ठ्य व्यंजन है, क्योंकि त बोलते समय हमारा जो होंठ है वो नहीं सटता, हमारा जो तालु है वो सटता है। चलिए, इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? चलिए, अभी ओष्ठ का तो आप पढ़ के देखिए, प म न ब। अब जब प बोलिएगा तो होंठ सटेगा, जब म बोलिएगा तो होंठ सटेगा, ब बोलिएगा तो होंठ सटेगा, लेकिन न जब बोलिएगा तो होंठ नहीं सटेगा। इसका मतलब ये ओष्ठ हो गया, नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, नमोकार मंत्र किस भाषा में है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नमोकार मंत्र की किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा। थोड़ा सा मैं आपको याद करवा दूं, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ये याद रखिएगा। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? तो देखिए, ये सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। चलिए, अगला सवाल है, इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक है विद्यापति पदावली, याद रखिएगा। चलिए, अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जो है वो आपकी खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? हिंदी जो है किस प्रांत की भाषा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, तो इसमें आपका झारखंड में हिंदी बोला जाता है, उत्तरांचल में भी, राजस्थान में भी, लेकिन तमिलनाडु में हिंदी बहुत कम बोला जाता है। चलिए, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो गुजरात हो जाएगा। चलिए, आपका
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, परीक्षा की तैयारी जी जान से कीजिए। सवाल है, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया ना, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसमें क्या करना है बाबू, इसमें आपको ऑप्शन बी मार देना है, बुंदेली। चलिए, राजस्थानी तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा ना। मारवाड़ी बोली इनमें से किस प्रांत में बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जो है ना, मारवाड़ी बोली ज़्यादातर कहाँ बोला जाएगा? तो ज़्यादातर राजस्थान में बोला जाएगा। कहाँ बोला जाएगा? राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए, उन्नाव कानपुर में बोली जाने वाली इनमें से कौन सी बोली है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवधी। चलिए, तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है? तिरुवनंतपुरम जो है आपका किस भाषा के क्षेत्र में आता है? तो तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? तो केरल की। और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा। तो क्या हो जाएगा? मलयालम हो जाएगा। चलिए, हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? तो हिंदी जो है ना, हिंदी का सर्वाधिक विरोध करते हैं आपका तमिलनाडु के लोग। चलिए, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो हिंदी जो है, हिंदी आपका हो गया ऑप्शन डी, पंजाब की राजभाषा नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, मैथिली किस वर्ग की बोली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैथिली जो है किस वर्ग की बोली है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहारी। चलिए, बिहारी हो जाएगा इसमें। आगे है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है वो सब कोई जानता है कि सूरदास जी ब्रजभाषा के कवि हैं। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ब्रजभाषा जो है, ब्रजभाषा आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भोजपुरी। चलिए, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है? तो कन्नौजी जो है वो आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब आगे है, हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? तो देखिए, हिंदी के अंतर्गत जो है ना, हिंदी के अंतर्गत आपका 5 उपभाषा वर्ग है, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो देखिए, इसमें जो है कायर का तो नहीं, वीर का नहीं, दर्शन का हो जाएगा। जैसे आपके दर्शन हुए हम लोग बोलते हैं, आपका दर्शन हुआ वो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए। तो दर्शन हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? दर्शन, याद रखिएगा। चलिए, आगे नेता का स्त्रीलिंग बताइए। चलिए, नेता का स्त्रीलिंग बताना है। तो नेता का स्त्रीलिंग एकदम इजी है ना, नेत्री होता है। चलिए, महाशय को स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या शब्द बनेगा? महाशय को जब हम लोग स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो वहाँ आ जाएगा महाशया। महाशया, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से किस वर्ग में द ध्वनि आएगी? द ध्वनि किस में आता है? देखिए, कंठय, तालव्य, दंत, मूर्धन्य। जब दंत बोलेंगे तो हमारा जो तालव्य जो है वो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? तो आप देखिए, इसमें हो जाएगा आपका दंत। क्या हो जाएगा? दंत। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कक्षा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कक्षा, याद रखिएगा। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें जो है भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरता। चलिए, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे यानी क्रिया की विशेषण। कैसे चल रहा है? तो चल रहा है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। सत्यार्थी, सत्यार्थी का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये सत्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य जोड़ अर्थी होगा। सत्य जोड़ अर्थी, याद रखिएगा। चलिए, अगला, चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो में भाषा का कौन सा रूप है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रवरदायी, चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो में भाषा का कौन सा रूप है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टिंगल पिंगल। चलिए,
वर्ण रत्नाकर वर्ण रत्नाकर के रचयिता कवि कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कवि जो हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। चलिए, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो रुकावट जो है ना, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है। तो देखिए, रुकावट जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आप चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है? तो नित्य बहुवचन किसको कहते हैं वो जान लीजिए। इनमें कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पुस्तक। तो नित्य बहुवचन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा बहुवचन में ही बोला जाता है, लिखा जाता है। जैसे आंसू, प्राण, प्राण उड़ गए, अनेक ये सब नित्य बहुवचन है, इसको बहुवचन बनाना पड़ता है। आगे सवाल है, भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? तो भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो आपका किस में मिलता है? तो वो आपका मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। चलिए,